चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे वेक्टर्स एंड 3D। हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं एक नया टॉपिक, यूनिट नंबर 3 कह सकते हैं हम लोग जिस हिसाब से चल रहे हैं। पहले हम लोग पढ़े हैं अलजेब्रा, जिसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट था। दूसरा हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जिसको बोलते हैं कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन। और तीसरा यूनिट चल रहा है वेक्टर्स एंड 3D। तो कल का थोड़ा सा हम आपको रिकॉल करा देते हैं। ज़्यादा कुछ अभी हम लोग नहीं पढ़े, एक ही क्लास में हुआ है। वेक्टर्स एंड 3D को शॉर्ट में बोलते हैं 3D, फुल फॉर्म है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री। ये हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में लोग डिस्कस किए थे क्वांटिटी जो होता है वो कितने तरह का होता है, बोलिए? 2 तरह का। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और एक होता है स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले लोग स्केलर क्वांटिटी लिखे थे और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। लास्ट क्लास में यही सब डिस्कस किए थे, हल्का सा रिकॉल करा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जांपल क्या था, बोलिए? तो हम लोग डिस्कस किए थे सर, मास जो होता है वो कैसा होता है, बोलिए? स्केलर होता है। कोई भी चीज़ का जैसे खरीदने जाते हैं, आप बोलते हैं 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो, ये सब मास है। एक और इससे मिलता जुलता वर्ड आता है जो बच्चा कंफ्यूज करता है, इसका वेट। ये है द्रव्यमान, इसको बोलते हैं भार, ठीक है। दोनों में फ़र्क है, देखो, इसको बोलते हैं भार। तो द्रव्यमान होता है स्केलर क्वांटिटी, और वेट जो होता है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सर दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखो, किसी वस्तु का वेट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है W बराबर mg। वेट को डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ जिस फोर्स से खींचती है वो कहलाता है उसका वेट। जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो वो क्या कर रहे हैं, ज़मीन की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो पृथ्वी हमको खींच रही, जिस न्यूटन से खींचे, जितना फोर्स से खींच रही है उसको बोलते हैं वेट, है ना। तो जिस वेट से किसी वस्तु को अर्थ अपनी तरफ खींचती है उसको बोलते हैं वेट। हर वस्तु नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, सुनोगे, ये एक टेबल है और यहाँ पर एक बुक रखा हुआ है, या मान लो लकड़ी का एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है। तो लकड़ी का ब्लॉक जो है नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है ना। इसको बोलेंगे इसका वेट। W बराबर क्या बोलेंगे, mg, मास गुना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, मास गुना एक्सेलरेशन। जैसे मान लो ये अगर 10 किलो का वस्तु होगा, ये हुआ इसका मास, और न्यूटन कितना गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, जी का मान आप जानते हैं, जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नॉर्मली इसको हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये 10 किलो का वस्तु है, तो 10 किलो का वस्तु 9.8 की जगह पर अगर हम यहाँ पर सीधे 10 ले लें तो 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। फोर्स लग रहा है ये नीचे की तरफ। तो W बराबर mg लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये जो वेट है ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मास जो है वो कैसा क्वांटिटी है, बोलिए? स्केलर क्वांटिटी। तो लास्ट क्लास में यही सब डिस्कस किए थे। बहुत सारा क्वांटिटी ऐसा होता है, जैसे स्पीड के बारे में यहाँ बात कर रहे थे हम लोग, डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, उधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, है ना जी। बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़े थे। इधर हम लोग विद्युत विभव पढ़ लिए थे, विभव जो फिजिक्स में भी आप पढ़ रहे होंगे। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ के बाद हम लोग शुरू किए थे वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें हम लोग पढ़े थे ज़ीरो वेक्टर नहीं पढ़े थे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 1। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो रहा है तो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक अच्छे सिंबल से, इसका नाम है कैप। किसी भी वेक्टर में कैप लग गया, समझ जाओ वो यूनिट वेक्टर है। इसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, इक्वल वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स इक्वल कब कहलाता है, 2 वेक्टर इक्वल सब कहलाता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो जी, सेम हो जाए। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और दोनों वेक्टर सेम कब होगा, जब इसका जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका हो, जो डायरेक्शन इसका वही डायरेक्शन इसका हो। तो ऐसे 2 वेक्टर को क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिक्स में? तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जिसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है, दूरी कुछ ना कुछ बीच का होता है, इसी को हम लोग वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं, पहले इनिशियल पॉइंट, बाद में टर्मिनल पॉइंट, ऊपर एक एरो, या कैसे लिखते हैं इसको, या इसी वेक्टर को वेक्टर ए लिख दो।
यानी कि वेक्टर ए को ऐसे लिखो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट से, या फिर इसको लिख दो इसी एक स्मॉल लेटर से, एक ही बात है। दूरी कितना है इसका, तो मान लीजिए इसका दूरी है यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट, इसको बोलते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए भी ऐसे करके मॉडुलस लगा देंगे, या ए का मैग्नीट्यूड, या सीधा ए बोलेंगे, सब होगा कितना के बराबर, 5 के बराबर। यही सब लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना। इसके बाद नंबर 3 भी बताए थे, आप बोलो। कर्व पर वेक्टर ना होगा, वेक्टर मतलब सीधा लाइन होना चाहिए, तभी ना उसमें डायरेक्शन होगा। अगर टेढ़ा हो गया तो इसका नाम फिर वेक्टर नहीं होगा। हर समय इसका डायरेक्शन चेंज है, कभी ऊपर कभी इधर, डायरेक्शन बदल रहा है हर समय। यहाँ पर डायरेक्शन देखो हमेशा फिक्स है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। कर्व लाइन का डायरेक्शन देखो बदलता रहता है, अभी उत्तर की तरफ है, उत्तर दक्षिण हो गया, देखो पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, फिर नीचे नॉर्थ साउथ, सब देखो हमेशा डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो कर्व का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। इसके बाद क्या पढ़े थे, यहीं तक पढ़े थे, इक्वल वेक्टर, निगेटिव भी पढ़े थे। निगेटिव ऑफ वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, निगेटिव ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर का निगेटिव क्या कहलाता है। अगर मान लो ये एक वेक्टर ए है तो इतना ही मैग्नीट्यूड का बट डायरेक्शन अपोजिट, अगर बना दीजिए एक नया वेक्टर, उसको बोलेंगे निगेटिव वेक्टर। जैसे मैंने इसी मैग्नीट्यूड का, ये मान लो 3 यूनिट है तो 3 यूनिट का खींचा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा बना दिया, ये ऊपर जा रहा है तो इसको नीचे कर दिया, इसको बोलेंगे निगेटिव। और ये ए है तो ये हो जाएगा -a, बस। और कुछ बता दें क्या, निगेटिव वेक्टर तक ही बताएं। चलिए, तो नेक्स्ट वेक्टर हमारा है जिसका नाम है ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। आज लगभग वेक्टर का सब टाइप कंप्लीट कर देंगे जी। तो मॉर्निंग वाला जो क्लास चल रहा है हम लोग बराबर पहुंच जाएंगे वहाँ तक, फिर शाम में ही आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा, 2 टाइम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे हम। तो लगभग हम वेक्टर का सारा टाइप और कवर कर देंगे। अभी करते हैं कुछ खास वेक्टर है जिसको हमेशा के लिए यूनिटी वेक्टर के लिए रिप्रेजेंट किया गया, जैसे आई, जे और के, उसको भी याद रखिएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा 1 होता है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा। ध्यान से आप इस टॉपिक को समझिएगा। स्टार्टिंग का क्लास बहुत लगेगा सर, हल्का चल रहा है, धीरे धीरे इसका लेवल अच्छा खासा बढ़ेगा जी। तो स्टार्टिंग से हल्के में इसको नहीं लेना। लिखिए नंबर कितना था, 4 में आ जाइए। लगभग हम सारा टाइप आज कवर करेंगे। नंबर 4 में है ज़ीरो वेक्टर। जैसे पढ़े थे ज़ीरो मैट्रिक्स, याद आ रहा है, ज़ीरो वेक्टर, इसी को नाम था एक ठो नल मैट्रिक्स बोलते हैं, इसी का नाम है नल वेक्टर, है ना, टेस्ट में भी होगा। वेरी गुड। चलिए, ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जैसा नाम है वैसा ही इसका डेफिनेशन है, ठीक है। कुछ जो वेक्टर साफ आपको दिखेगा, जैसा नाम वैसा डेफिनेशन। लिखिए, ज़ीरो वेक्टर कहलाता है ए वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर, ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स coincide, is called ज़ीरो वेक्टर। बस इतना ही सा डेफिनेशन है इसका। एक पॉइंट खाली लिख लीजिए यहाँ पर स्टार मार्क करके क्लियरली, अभी डायग्राम दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। क्लियरली और ज़ीरो वेक्टर, और नहीं लिखे यहाँ पर, इसको और लिख लीजिए पहले, डिनोटेड बाय, या इट इज़ डिनोटेड बाय ज़ीरो पर ऐसे वेक्टर का निशान लगा दीजिए, हो गया ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। चलिए, क्लियरली जो हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ ज़ीरो वेक्टर इज़ ज़ीरो। मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो होगा, बट इट कैन नॉट असाइंड ए डेफिनेट डायरेक्शन तो होगा, लेकिन कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं कर सकते हम लोग। कोई डेफिनेट डायरेक्शन आपको फिक्स नहीं कर सकते हैं। देखिए, तो इतना सा डेफिनेशन है ज़ीरो वेक्टर का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वेक्टर है जी।
तरह का वेक्टर है, जैसा इसका नाम है ज़ीरो वेक्टर। जैसे कोई आदमी कहीं एक जगह पॉइंट से शुरू हो वहीं पर ख़त्म हो जाए तो वहीं पर न रह गया वो। जैसे देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये कह रहा है एक ऐसा वेक्टर जिसका ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स, मतलब स्टार्ट जहाँ हुआ एंड जहाँ हुआ दोनों एक ही जगह पर है। तो स्टार्ट जैसे ए से हुआ, जैसे मान लो एक वेक्टर स्टार्ट होता है ए से, बी पर जाके ख़त्म हुआ। अब बी की इधर 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 इसको बुलाते जाओ जहाँ स्टार्ट हुआ वहीं पर ख़त्म हो गया, यहीं ए पर ही स्टार्ट ए पर ही ख़त्म हो गया, आगे बढ़ा ही नहीं अगला पॉइंट। तो ऐसा क्या हो जाएगा वेक्टर, इसको बोलेंगे ज़ीरो वेक्टर। ज़रा देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ ए और यहीं पर ख़त्म हो गया। जैसे ये ए और ए बी वेक्टर ऐसे करते हैं, ए बी वेक्टर, तो कुछ ना कुछ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ इसी पॉइंट पर ख़त्म हो गया, मतलब इसको जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे ए वेक्टर, ए पर स्टार्ट ए पर ख़त्म, मतलब ए बी इनिशियल ए बी फाइनल। ए फाइनल पॉइंट भी यही है, इनिशियल पॉइंट भी यही, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर ख़त्म हो गया। तो अगर पूछेंगे बताओ जी यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, तो आप बोलिएगा सर कुछ ना कुछ होगा, 5 यूनिट होगा। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो बोलिएगा सर ए का मैग्नीट्यूड हो गया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो गया। लेकिन आप पूछेंगे बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो यहीं से स्टार्ट यहीं पर ख़त्म हो गया, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सीधा हो जाएगा 0, कुछ होगा ही नहीं। जैसे दूसरा देखिए बी वेक्टर, बी से स्टार्ट हुआ बी पर ही खत्म हो गया, इसका मतलब क्या, इसको लिखेंगे ऐसे बी बी वेक्टर। पूछेंगे बताओ बी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड होगा 0। डायरेक्शन बताइए, तो कहता है क्लियरली, अच्छा यहाँ पर हो गया जहाँ से स्टार्ट वहीं पर खत्म, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो रहा है एक ही जगह पर है, ऐसे वेक्टर को बोलेंगे ज़ीरो वेक्टर। और ज़ीरो वेक्टर को डिनोट करते हैं किससे हम लोग, 0, और उस पर लगा देंगे वेक्टर के निशान। जैसे मान लो ये हमारा ज़ीरो वेक्टर है, ओ ज़ीरो वेक्टर है, इसको लिख दिया ऐसे ज़ीरो वेक्टर। बी भी ज़ीरो वेक्टर है, एक नाम है, मतलब ज़ीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है। या तो सीधे आप इसको ज़ीरो वेक्टर लिख दीजिए, ऐसे कोई वेक्टर है मान लो यहाँ पर सी है, तो सी ना लिख के आप सीधा इसको ज़ीरो वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सी वेक्टर लिखो या ज़ीरो वेक्टर लिखो, बात बराबर है। अब देखिए क्लियरली द मैग्नीट्यूड ऑफ द ज़ीरो वेक्टर इज़ 0। किसी ज़ीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 0 हो जाएगा, लेकिन कहता है कि डायरेक्शन की अगर बात किया जाए, कैन नॉट असाइन ए डेफिनेट डायरेक्शन, कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन आप लगा नहीं सकते। बताए वजह उसका क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहीं पर ख़त्म हो गया। जैसे मान लो एक वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ इधर खत्म हुआ, तो बोलेंगे सर इधर गया, इधर से स्टार्ट हुआ इधर खत्म हुआ, तो बोलेंगे सर इधर गया, इधर स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म हुआ, तो बोलेंगे सर ऐसे ऐसे जा रहा है। लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुआ किधर जाके खत्म हुआ, कुछ वहीं पर स्टार्ट वहीं पर खत्म है, इसलिए कोई फिक्स डायरेक्शन आप नहीं दे सकते। इसलिए यहाँ पर लिखा गया इसका कोई असाइन डेफिनेट डायरेक्शन आप इसमें लगा ही नहीं सकते। डायरेक्शन तो होगा चूँकि ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा, लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो कोई ज़ीरो वेक्टर का हमारे पास है तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स है कि 0 होगा। ज़ीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोई पूछेगा बताओ ज़ीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही ना, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो या ज़ीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ज़ीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सीधा बोलेंगे सर 0 हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन कैन नॉट बी असाइन, डायरेक्शन कैन नॉट बी असाइन। डायरेक्शन बताओ इसका क्या होगा, तो बोलिएगा डायरेक्शन कैन नॉट बी असाइन, कोई डायरेक्शन इसमें नहीं लगा सकते। बात समझ में आई। चलिए इसको लिख लीजिए, तो एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिएगा। ये छोटा सा वेक्टर है जी, लेकिन बहुत काम का है, बीच में बहुत काम देगा ये। ज़ीरो वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर ख़त्म हुआ, ए लिखेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। नॉर्मली वेक्टर जब स्टार्ट होता है इनिशियल पॉइंट कुछ फाइनल पॉइंट होगा, ख़त्म होगा जाके, तो उसका डिस्टेंस दिखेगा आपको। यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर ख़त्म हो गया, एक पॉइंट है, पॉइंट फॉर्म में आपको दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम है ज़ीरो वेक्टर। जल्दी से इसको लिखिए। तो नेक्स्ट वेक्टर है हमारा जिसका नाम है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर इसको बोलते हैं सह प्रारंभिक सदिश, प्रारंभिक इनिशियल, कोइनिशियल वेक्टर्स। लिखिएगा नेक्स्ट वेक्टर कोइनिशियल वेक्टर्स। क्या कहता है ये, देखो ये कहता है 2 और मोर वेक्टर्स, 2 और मोर वेक्टर, मतलब 2 या 2 से अधिक वेक्टर हो, 2 और मोर वेक्टर्स having the same initial point, मतलब 2 या 2 से अधिक वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट एकदम सेम हो, सब एक ही जगह से निकल रहा है, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, को इनिशियल, एक ही जगह से इनिशिएट कर रहा है, सेम इनिशियल पॉइंट, कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर्स।
को इनिशियल वेक्टर्स। चलो कहाँ पर जी? यहाँ पर ना, यस यस यस, यहाँ पर लिख दीजिएगा को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स। अब यहाँ पर डायग्राम को देखिएगा ध्यान से, तब आपको बात समझ में आ जाएगी। हाँ सर तो कुछ भी नहीं था, एकदम आसान है। ज़रा देखो तो इस वेक्टर को, कुछ वेक्टर्स हम बना रहे हैं। देखो एक वेक्टर इधर जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर ख़त्म हुआ। ये मान लो O है, ये A पर ख़त्म हुआ। एक वेक्टर इधर जाके यहाँ B पर ख़त्म हुआ। यहीं से स्टार्ट हो गया एक तीसरा वेक्टर C पर ख़त्म हुआ। यहीं से स्टार्ट हो गया एक तीसरा वेक्टर D पर ख़त्म हुआ। यहाँ पर E पर ख़त्म हुआ, F पर ख़त्म हुआ। देखिए तो इन सारे वेक्टर्स का अगर देखिएगा ये इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल का मतलब क्या? जहाँ से स्टार्ट होती है, इनका निशान बताएगा इनिशियल और फाइनल, है ना। अगर हम सिंगल वेक्टर की बात करें, इस A की वेक्टर, तो सर यहाँ से स्टार्ट इधर खत्म, ये टर्मिनल है। ये स्टार्ट यहाँ से यहाँ खत्म हुआ। नाम कुछ देना चाहें, चलो इसको वेक्टर A लगा देते हैं, वेक्टर B लगा देते हैं, वेक्टर C लगा देते हैं, इसको वेक्टर D लगा देते हैं, ABCD। ये मान लो E है, ये मान लो F है, तो वेक्टर E लगा दिया, इसको वेक्टर F लगा दिया। तो क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो OA वेक्टर है, OB वेक्टर है, OC वेक्टर है, सबका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है, O है। यानी कि हेयर OA, OB, OC, OD, OA, OE और OF ये सारे वेक्टर्स हैव सेम इनिशियल पॉइंट O। देखो तो सबका सेम इनिशियल पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या है? O ही से सब स्टार्ट हो रहा है। सो हम लोग क्या बोलेंगे? सो OA, OB, OC, OD, ये जितना वेक्टर है ये सब क्या कहलाएगा? बोलिए, ये सब कहलाएगा को इनिशियल वेक्टर। अच्छा, इसी का नाम आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D, वेक्टर E, वेक्टर F, वेक्टर जितना भी वेक्टर है सब वेक्टर। ये जो आप देख रहे हैं सारा वेक्टर, ये सब क्या हो गया? बोलो, को इनिशियल वेक्टर। और को इनिशियल वेक्टर्स, बस इतना ही सा और कुछ नहीं। अगर दो या दो से अधिक वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, अगर दो या दो से अधिक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, यही हमारा इनिशियल पॉइंट। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, अगर हमारे पास इनिशियल पॉइंट सेम हो रहा है, दो या दो से अधिक वेक्टर, ऐसी बात है, दो ठो होगा तब ना होगा कॉमन, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पाँच, जैसे यहाँ पर 5 टू है, 6 टू है, तो ऐसे सारे वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। चलिए एग्जांपल लिख दीजिए जैसे। अच्छा, ये डायग्राम कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं फिजिक्स का भी, क्योंकि थोड़ा सा इस जाल के जैसा याद करो। किरचॉफ्स का करंट लॉ, किरचॉफ्स का करंट लॉ याद करो। संधि नियम, जंक्शन लॉ जिसको बोलते हैं हम लोग। आने वाला करंट, जाने वाला करंट, याद आ रहा है? इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट आपस में क्या होता है? बराबर सम ऑफ इनकमिंग करंट बराबर सम ऑफ आउटगोइंग करंट होता है ना। किरचॉफ्स का करंट लॉ याद करो, पढ़े होंगे आप। किरचॉफ्स का 2 लॉ, एक होता है KCL, एक होता है KVL, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। तो ये KCL का जब फिगर बनता है तो ऐसा बनता है, नहीं याद आया? KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। फिजिक्स में पढ़े कि नहीं? किरचॉफ्स करंट लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है ऑब्जेक्टिव में। यहाँ से बोलेगा, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, देखो यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ 2 एम्पियर, इधर चला गया मान लो 1 एम्पियर, तो पूछेगा बताइए यहाँ कितना एम्पियर का करंट आएगा। तो आने वाला करंट और जाने वाला दोनों को जोड़ दो, तो आने वाला करंट ये है, जाने वाला ये है। 2 + 3 बराबर 1 + में मान लेते हैं x यहाँ जा रहा है, तो कितना होगा बोलो? 5 + में 5 बराबर में 1 + x, तो x का मान 4 एम्पियर। मतलब जाहिर सी बात है, इधर से 5 आ रहा है तो एक इधर चला गया तो 4 इधर जाएगा। इसको बोलते हैं किरचॉफ्स का करंट लॉ। थोड़ा सा हम आपको याद दिला दिए, ऐसा फिगर वहाँ भी आया होगा, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे या भूल गए, हो सकता है भूल गए हों। करंट लॉ ना, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ होता है वो ऊर्जा संरक्षण से आधारित है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। न्यूटन का तीसरा नियम कौन होता है जी? इसमें अच्छा, ये लिख लिए
इसको जल्दी से लिख लीजिए और हेडिंग डालिएगा जो लोग लिख चुके हैं। नंबर 6 में इसी का दूसरा भाई को टर्मिनल वेक्टर। हाँ, वेरी गुड, को टर्मिनल वेक्टर। इसीलिए हम डेफिनेशन को अभी ज़्यादा मिटाए नहीं हैं, मेहनत आप लोगों से कराएंगे हम, इसमें कुछ कुछ अभी मिटाएंगे खाली। अभी फिर रुक जाइएगा। देखो जैसा कि नाम है, को इनिशियल का मतलब क्या, इनिशियल पॉइंट से। को टर्मिनल इसका मतलब क्या होगा, एंड एक जगह हो रहा होगा, आ रहा होगा कहीं अलग अलग से, मतलब इनिशियल अलग अलग। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम टर्मिनल पॉइंट, बस यहाँ पर आएगा टर्मिनल पॉइंट्स। पहले एक बार खाली देख लीजिए कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, सेम टर्मिनल पॉइंट कॉल्ड को टर्मिनल वेक्टर। यहाँ पर आएगा को टर्मिनल वेक्टर्स, बस कुछ नहीं। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर तीर का निशान ऊपर न जाके आ जाएगा अब नीचे, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया टर्मिनल। देखो अब ये तीर का निशान उधर न जाके आ जाएगा इधर, तीर का निशान उधर न जाके इधर, सब इधर आ जाएगा, सब इधर आ जाएगा। देखो देखो देखो, देख रहे हैं। तो हम डबल से मेहनत न करते हैं, इसी में फटाफट काम कर देते हैं। हाँ वही मामला, एक बार स्कूल सब आ रहा है, स्कूल से फिर जा रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है, इसका नाम है को टर्मिनल। देखो ये इनिशियल पॉइंट अलग अलग सबका भी ये बन गया इनिशियल, क्योंकि तीर का निशान ऐसे जा रहा है तो इनिशियल ये, इनिशियल या टर्मिनल यानी फाइनल ये, तो यहाँ पर आ जाएगा टर्मिनल पॉइंट। अब ये हो गया टर्मिनल, यानी कि जहाँ पर सब आके मिल रहा है, सब आके यहाँ पर मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे बोलो, ओ ए, ओ बी, ओ सी सब बदल जाएगा। अब यहाँ पर आएगा ए ओ, है ना जी, बी ओ, सी ओ, डी ओ सब ऐसे हो जाएगा, है ना, ई ओ, एफ ओ, ये सब ऐसा ऐसा हो जाएगा। वेक्टर्स हैविंग द सेम टर्मिनल पॉइंट्स, सेम टर्मिनल पॉइंट्स पॉइंट। सो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी सबको बदल दीजिए यहाँ पर, यानी कि अब हो जाएगा ए ओ, बी ओ, सी ओ, डी ओ, ई ओ और एफ ओ। ए बी सी डी ई एफ नाम वही है, उसका नाम वही है, नाम में तो कोई चेंजेस आ रही है। आर कॉल्ड आर को टर्मिनल वेक्टर। चलिए को टर्मिनल वेक्टर्स, तो आप लोग पूरा लिखिएगा, मैंने इसी में सुधार दिया क्योंकि दोनों एक ही जैसा था, इसलिए ज़्यादा इसमें टाइम लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं। जैसा को इनिशियल है वैसा को टर्मिनल है। एंड पॉइंट सबका सेम होगा, टर्मिनल पॉइंट सेम होगा, इनिशियल पॉइंट अलग अलग होगा। कोलिनियर वेक्टर नंबर 7 डालिएगा, इसको लिखेंगे कोलिनियर वेक्टर और डायग्राम बनाते जाएंगे एकदम, ठीक है। किताब में डायग्राम नहीं दिया है तो हम जानबूझ के डायग्राम बना रहे हैं ताकि आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर है। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वर्ड सुना सुना सा लग रहा है क्या? संरेखीय, संरेखीय एक ही रेखा में, मतलब बहुत सारा वेक्टर जब एक ही रेखा में आ जाए बस हो गया खेल ख़त्म। कुछ वैसा ही कहानी यहाँ होने वाला है। ये वेक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखिए कोलिनियर वेक्टर्स। डेफिनेशन हम इसका लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, है ना, आपको ऐसे लिखना है इसके नीचे, या यही मिटा दें क्या? ये हो गया सबका, पिक्चर बन जाएगा, उल्टा कर दो, बनाओ, लेकिन पिक्चर बनाना है, छोड़ना नहीं है, पिक्चर बनाना है। और इसका हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहे हैं, लिखिए वेक्टर्स हैविंग या टू और मोर वेक्टर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है ऐसे ही, चलो इसी को ऐसे लिखते हैं। वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट, और पैरेलल सपोर्ट are known as collinear vectors। चलिए इसको पहले लिखिए, तो एक और डेफिनेशन दिखाते हैं हम आपको। अगला डेफिनेशन लिखिए, इफ़ टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो से अधिक, टू और मोर वेक्टर्स
पैरेलल टू ए वेक्टर, then all are called कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स, दो डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखा है, एक तो यहाँ पर बुक में जो लिखा गया आपके वो, और एक नीचे वाला डेफिनेशन है। इफ़ टू और मोर वेक्टर्स पैरेलल टू ए वेक्टर, मतलब दो या दो से अधिक वेक्टर किसी एक दूसरे वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो, तो देन ऑल आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर, तो तीनों वेक्टर फिर कहला जाएगा कोलिनियर। पैरेलल होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। पैरेलल वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा पैरेलल वर्ड सिर्फ कहाँ है यहाँ पर। जैसे पहले एक एग्जांपल देखिए, देखो पहला एग्जांपल, जैसे मैंने कहा आपसे ये वेक्टर हमारे पास है, याद कीजिए एक वर्ड कोलिनियर हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। कोलिनियर का मतलब होता है संरेखीय। मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ये तीनों क्या एक ही लाइन पर है, तो ये तीनों एक ही लाइन पर है, तो इसको बोलते हैं संरेखीय बिंदु। याद कीजिए कोलिनियर, उसमें ही पढ़े थे हम लोग, इसमें डिटर्मिनेंट में भी कोलिनियर साबित करना है ना, और 11th में ही पढ़े होंगे 3 पॉइंट्स कोलिनियर साबित कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। 10th में ही पढ़े हैं थोड़ा सा, याद कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। तो अगर हम यहाँ पर एक तो ऐसे करके तीर लगा दें, ऐसे करके तीर लगा दें, तो क्या यहाँ पर 3 वेक्टर बन गया? ज़रा देखो तो, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बन गया है ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर, एक और वेक्टर बना है, वेरी गुड, ए सी वैक्टर। तो क्या ये तीनों एक ही लाइन पर नहीं है? बोलिए तो 3 वेक्टर जब एक ही लाइन पर हो या एक ही लाइन के पैरेलल हो, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। जैसे इसी का देखो दूसरा एग्जांपल मैंने बनाया, एक लाइन खींच दिया, दिस इज ए लाइन, एक लाइन है। अब एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर इधर बी है, तीसरा वेक्टर इधर सी है, और तीनों जो ए बी सी वेक्टर है तीनों उस लाइन के पैरेलल है। अगर तीनों वेक्टर किसी एक लाइन के पैरेलल आ रहा है तो ये तीनों क्या कहलाएगा? कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। मतलब अगर हम इसको धीरे धीरे नीचे शिफ्ट करें, इसको भी नीचे, इस सब तीनों एक ही लाइन पर आ जाएगा। मतलब किस लाइन पर? इस लाइन पर, इस मेन लाइन पर ये आ जाएगा। तो अगर 3 व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक वेक्टर किसी एक थर्ड वेक्टर के पैरेलल हो या किसी थर्ड लाइन के पैरेलल, जो दूसरा डेफिनेशन लिखा हो, देखो पहले में क्या, हैविंग वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट। मतलब क्या हो रहा है, या तो सेम सपोर्ट हो या तो एक दूसरे का क्या, पैरेलल सपोर्ट करे। मतलब जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ये, तो डायरेक्शन कोई ज़रूरी नहीं कि सेम हो। रुक जाइएगा, यहाँ पर देखो, अगर ये वेक्टर ऐसे है तो क्या ये कोलिनियर कहलाएगा सर? बिल्कुल कहलाएगा। कोलिनियर के लिए कोई ज़रूरी कि डायरेक्शन सेम ही होना चाहिए, बस एक लाइन के पैरेलल होना चाहिए। जैसे मैंने एक वेक्टर ऐसे बना दिया, देखिएगा, ये बनाया मैंने ए, ये बनाया बी और ये बनाया सी, और एक का ऐसे बना दिया, दूसरे का ऐसे बना दिया, तो क्या ये कोलिनियर नहीं है? देखो एक ही लाइन पर है, भले ये वेक्टर जो ए बी आपको दिख रहा है इसका डायरेक्शन ईस्ट है तो इसका वेस्ट है, लेकिन है तो दोनों एक ही लाइन पर। ऐसा वेक्टर भी क्या कहलाएगा? कोलिनियर। तो ए बी एंड सी बी जो वेक्टर है आर कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स। बात समझ में आई? ये भी कोलिनियर होगा, ये जो तीनों वेक्टर देख रहे हैं कोलिनियर हो जाएगा। कोलिनियर का मतलब एक ही रेखा में हो जाएगा। ये भी क्या है, देखिए कोलिनियर है, ऐसे भी लगा दो, ये भी कोलिनियर, ए बी सी डी ई लगा दो, इसमें कितना भी वेक्टर हो जाए अगर वो एक सिंगल लाइन के पैरेलल है। देखो, इफ़ 2 और मोर वेक्टर्स पैरेलल टू ए वेक्टर, मान लो ये बड़ा वाला वेक्टर है, ठीक है, इसको एक वेक्टर ही मान लो, मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है आर, वेक्टर आर। तो देखो तो क्या ये जो हमारे पास वेक्टर है इस वेक्टर के ही पैरेलल ये है, ये भी इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, ये सब इसके पैरेलल है। तो ये जितना भी आपके पास वेक्टर सब क्या कहलाएगा? कोलिनियर वेक्टर। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास जो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, ई वेक्टर है, जितना है ऑल आर कोलिनियर, और कोलिनियर वेक्टर। बात समझ में आ रही है? डायग्राम को सीखना है एक एक करके, ठीक है, उससे भागना नहीं है, आपको इसको बनाना है। लिखिए 1 2 3, चूँकि डायग्राम का खेल है यहाँ पर, खाली एरो डायग्राम का खेल है, ठीक है, एकदम खतरनाक एरो डायग्राम बनने वाला है। देखिएगा एकदम दिल खुश हो जाएगा कि हाँ सर कुछ हम लोग सीख रहे हैं। मतलब एरो डायग्राम से बहुत नए चीज़ सीखेंगे हम लोग। 3D को पढ़ेंगे पूरा, खाली ये एरो ही रहेगा। ट्रायंगल लॉ लगेगा, कभी पैराग्राम लॉ लग जाएगा, ज़्यादातर यूज़ होगा ट्रायंगल लॉ 95% केस में। ये जो हमारे पास है ए बी सी, इससे 3 वेक्टर बन रहा है। ये वेक्टर ए है, वेक्टर इसको नाम दे सकते हैं आप, वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, ए बी बी सी। और किस में बोलो ना, इसमें यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर है,
यहाँ से यहाँ तक बस 2। हाँ, अब यहाँ से आगे बढ़िएगा तो चेंज कर जाएगा। एक वेक्टर का भी 2 डायरेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप बोलिएगा सर हम AC लिखना चाह रहे हैं तो ना लिख पाएंगे। बोलो क्यों? क्योंकि A से लेके B तक में डायरेक्शन उधर है, अब B से लेके C में डायरेक्शन क्या हो गया? उसका जस्ट उल्टा नेगेटिव हो गया। तो हाँ, उल्टा हो सकता है। भले मान लो अगर ये A कहिएगा और अगर सेम मैग्नीट्यूड हो गया इसका तो ये -A कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि वेक्टर बदल चुका है। वेक्टर का डायरेक्शन चेंज मतलब वेक्टर चेंज, है ना। वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हुई तो वेक्टर डिपेंड करता है, ये तो डायरेक्शन ही बदल गया। तो A से लेके B तक का एक डायरेक्शन है, B से लेके C तक का एक डायरेक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि A वेक्टर और -A वेक्टर क्या होता है? एक दूसरे का एक कोलिनियर कह सकते हैं, दोनों कोलिनियर होता है अगर आप A और -A बना रहे हैं तो। आगे बढ़ें। चलो, अब जो अगला डेफिनेशन सब आ रहा है एकदम सीधा सीधा एक एक लाइन का डेफिनेशन है। लिखेंगे लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर्स नंबर 8 में आ जाइए। लाइक वेक्टर्स जैसे आप लोग करते हैं लाइक डिसलाइक, लाइक शेयर कमेंट, वही आ गया जी लाइक वेक्टर्स। हाँ, तो अगला क्या होगा? डिसलाइक वेक्टर भी होगा सर। हाँ सर, डिसलाइक भी होगा। यहाँ डिसलाइक को हम लोग बोलेंगे अनलाइक वेक्टर, है ना। लाइक या अनलाइक एक ही बात है। तो डिसलाइक की जगह पर हम लोग यूज़ करेंगे मैथमेटिक्स में अनलाइक वेक्टर। तो पहले सीखते हैं लाइक वेक्टर क्या होता है। हाँ, कॉमेंट वेक्टर भी आएगा कॉमेंट वेक्टर नहीं होता। लिखिए, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, इज कॉल्ड लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स। बस एक ही लाइन का डेफिनेशन है इसमें। कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। हो गया। जस्ट हम लोग सीखा कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ABC, मान लेते हैं यहाँ पर। तो AC अगर वेक्टर देखा जाए और CB अगर वेक्टर देखा जाए, क्या दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है? यस सर, दोनों उधर ही जा रहा है। तो कोलिनियर भी है, साथ साथ दोनों का डायरेक्शन भी क्या है? बोलो, सेम है। तो इसको बोलेंगे हम लोग AC एंड BCB। और एक और वेक्टर भी देख सकते हैं, अगर पूरा AC भी लगा सकते हैं हम लोग, बिल्कुल AB आर लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर, सब लाइक वेक्टर। लाइक का मतलब क्या? आप जैसा पसंद करें हम भी वैसा ही। लाइक करने का मतलब क्या? एक जैसा होना चाहिए। आप चलिए ईस्ट में तो हम भी चलेंगे ईस्ट में, दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, लाइक, है ना जी। ईस्ट तो ईस्ट चलिए, वेस्ट तो वेस्ट। आप चलिए उत्तर तो हम भी चलेंगे उत्तर। लाइक करने का मतलब क्या हुआ? जैसा आपको पसंद वैसा हमको पसंद। तो कहने का मतलब यही हुआ। मान लो ये A वेक्टर है और दूसरा वेक्टर B वेक्टर है। देख रहे हैं ये भी जा रहा है ईस्ट, ये भी जा रहा है ईस्ट। तो देखो पैरेलल वेक्टर तो कोलिनियर होगा ही, पैरेलल वेक्टर तो कोलिनियर होना ही होना। दोनों को लाएंगे, एक लाइन पर पहुंच जाएगा फट से ये। तो A एंड B आर लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर्स। सीधा समझेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन सेम है, एक ही लाइन पर बहुत सारा वेक्टर है और सबका सेम डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे दो वेक्टर्स को या दो से ज़्यादा वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक वेक्टर्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जो चल रहा है। चलिए, तो 1 नंबर एग्जाम्पल इसको लिखिएगा, 2 नंबर इसको लिखिएगा। चलिए, अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए क्या ये लाइक वेक्टर होगा? ये A है, ये B है, ये C है, मैंने ऐसे बना दिया, इसको ऐसे बना दिया। कोलिनियर तो है, डायरेक्शन सेम नहीं है, इसका मतलब ये नॉट ए लाइक वेक्टर, नॉट ए, हाँ लाइक वेक्टर। वही अनलाइक की तरफ हम लोग चल रहे हैं अब। नॉट ए लाइक वेक्टर, तो लाइक नहीं होगा तो क्या होगा? बस, वेरी गुड। तो ये डेफिनेशन में चेंज करने वाले हैं। 9 नंबर में लिख दीजिएगा अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर्स। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिखाएंगे नहीं, सीधे इसी में हम लोग चेंज करेंगे। क्या बोलेंगे बोलिए? कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन, हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन, है ना। कोलिनियर वेक्टर मतलब कि एक ही लाइन पर होना चाहिए। अब एक ही लाइन पर वेक्टर हो सकता है दोनों का डायरेक्शन सेम हो सकता है दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो। तो सेम हुआ तो लाइक, और सेम नहीं हुआ तो अनलाइक, डिसलाइक, जो बोल दो। यूट्यूब पर आप लोग करते हैं लाइक डिसलाइक, हाँ डिसलाइक का ही नाम यहाँ पर अनलाइक है। तो कोलिनियर वेक्टर हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड अनलाइक वेक्टर।
अनलाइक वेक्टर। मतलब ये कहता है कि आपको जो पसंद है हमको जस्ट आपका उल्टा पसंद है। आप चलिएगा उत्तर तो हम चलेंगे दक्षिण, है ना। आप चलिएगा पूरब तो हम चलेंगे पश्चिम, यही ना हुआ मामला। यानी कि ये चलेगा ईस्ट में तो ये आदमी चलेगा वेस्ट में चलेगा। हाँ, तो ये हो गया ए एंड बी आर अनलाइक वेक्टर, अनलाइक यानी एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहा। ये बोलेगा आप चलिएगा ऊपर तो हम चलेंगे नीचे, आप बोलिएगा हाँ तो हम बोलेंगे ना, आप बोलिएगा रात है तो हम बोलेंगे दिन है। मैंने जस्ट आपका उल्टा करेंगे हम, उल्टा मामला उल्टा चल रहा है यहाँ पर, है ना जी। क्या हो गया? ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। ये बोल रहा है हम चलेंगे इधर, ये बोल रहा है हम चलेंगे इधर। हो गया मामला गड़बड़। ये हो गया ई वेक्टर, ये हो गया एफ वेक्टर। मान लीजिए तो ई एंड एफ जो हमारे पास दो वेक्टर है आर अनलाइक वेक्टर। एक और एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर, देखो जी अनलाइक का एग्जांपल देखिएगा। चलिए ज़रा सा अगर हम आपसे पूछेंगे इस वेक्टर को ध्यान से देखिए तो ये ओ है, ये ए है और ये बी है। ये देखो क्या ये अनलाइक है? बिल्कुल अनलाइक है, कोलिनियर है लेकिन अनलाइक है। ये चल रहा है पूरब पश्चिम तो ये चल रहा है पूरब। और अगर मान लिया इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मान लो ये ए है तो ये क्या होगा माइनस ए हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा उसका। यानी कि ए और माइनस ए जो होता है एक दूसरे का अनलाइक वेक्टर होता है। अनलाइक का मतलब डायरेक्शन तो सेम, मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन हम कह सकते हैं ए और माइनस ए क्या होता है अनलाइक होता है। अनलाइक मतलब एक का डायरेक्शन उत्तर है तो दूसरे का डायरेक्शन दक्षिण है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि मान लो मैग्नीट्यूड सेम हो तब भी ठीक है, नहीं हो सेम तभी ठीक है, बस डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अब वेक्टर कैसा होना चाहिए? कोलिनियर। अच्छा मान लो एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, क्या ये अनलाइक वेक्टर होगा? इसको अनलाइक नहीं कहें। अनलाइक तब होता है जब उसका जो कोलिनियर वेक्टर होता है वही अनलाइक या लाइक वेक्टर होगा। ठीक है, तो कोलिनियर होना जरूरी है, तो कोलिनियर ही नहीं है सबसे पहली बात। इसका दुनिया अलग है, इसका दुनिया अलग है ना। ये तो जा रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये जा रहा है मान लो ईस्ट की तरफ, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग अनलाइक नहीं कहें। अनलाइक का मतलब क्या? जस्ट अपोजिट पसंद होना चाहिए उसका, अपोजिट, उत्तर का दक्षिण, पूरब का पश्चिम, कुछ ऐसा होना चाहिए। चलिए एग्जांपल लिख लीजिए। तो ए और माइनस ए भी होता है अनलाइक, ए एंड माइनस ए मतलब ए का निगेटिव भी कह सकते हैं, और ऑल्सो अनलाइक वेक्टर। चलिए नंबर 10 लिखिएगा। इसका नाम है फ्री वेक्टर, फ्री आज़ाद, फ्री वेक्टर्स। एकदम आज़ाद है, इसको कोई टेंशन ही नहीं, सब कुछ फ्री। आज़ाद वेक्टर यानी कि फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर का डेफिनेशन यहाँ लिख रहे हैं, नाम यहाँ लिखे हैं, डेफिनेशन यहाँ लिख रहे हैं। आप अपने किताब कॉपी में अपने हिसाब से लिखिएगा, जैसे आप लिख रहे हैं लिखिए। फ्री वेक्टर में कह रहा है इफ़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर, अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, इफ़ इनिशियल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर इज़ नॉट स्पेसिफाइड, then it is called free vector। देखो जी कहता अगर मान लीजिए किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड ही नहीं है, कहाँ से स्टार्ट हुआ कुछ पता नहीं है, समझ रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ नहीं पता है, एंड कहाँ हुआ पता है लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ कुछ पता नहीं है, तो ऐसे वेक्टर को बोलेंगे फ्री वेक्टर। कहाँ से आया है नहीं पता है, फ्री है, आज़ाद है, कहीं से भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल सब कैसे बताएंगे, इसका इनिशियल पॉइंट होगा तो कैसे, देखो ये मान लो एक वेक्टर ऐसे 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 आया और यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। अब बताओ शुरू कहाँ से हुआ,
पता ही नहीं चल पा रहा कि यहाँ से शुरू हुआ कि अनंत से कहीं से आ रहा है एक वेक्टर आके यहाँ पर ख़त्म हुआ, ए पर एंड हुआ या बी पर एंड हुआ मान लीजिए। तो इनिशियल पॉइंट कहाँ है इसका? इनिशियल पॉइंट नॉट स्पेसिफाइड। इनिशियल पॉइंट होता तो लिखता ना यहाँ पर, हाँ ए बी इनिशियल पॉइंट, सी जो भी इनिशियल पॉइंट इसमें लिखा ही नहीं है, इसका मतलब ये कैसा वेक्टर है? आज़ाद वेक्टर। जैसे मान लीजिए ऐसे करके ऐसे ऐसे आया, ये वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर, इसका नाम दे दिया हमने डी वेक्टर। अब बताओ इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ है? कुछ स्पेसिफाइड किया ही नहीं है, तो इनिशियल पॉइंट नॉट स्पेसिफाइड। यहाँ पर क्या है? इनिशियल पॉइंट के बारे में कुछ बताया, स्पेसिफाई नहीं किया कि कहाँ पर है, कहाँ से शुरू हुआ, नॉट स्पेसिफाइड। सो जब हमारे पास ए वेक्टर होगा, मान लो ए वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, बी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है, और ए एंड बी वेक्टर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका आपको इनिशियल पॉइंट का पता नहीं है, टर्मिनल पॉइंट पता है, शुरू कहाँ से हुआ ये नहीं पता आपको। बी पर ख़त्म हुआ, सी पर ख़त्म हुआ, ए पर ख़त्म हुआ, ये तो पता है, लेकिन आया कहाँ से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। टर्मिनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट बताया नहीं गया, होगा कहीं ना कहीं लेकिन बताया नहीं गया, स्पेसिफाई नहीं कि यहाँ पर है, कि यहाँ पर कहीं पर होगा, यहाँ पर कहीं भी हो सकता है, मतलब बताया नहीं है कि कहाँ पर है, होगा एक जगह पर इनिशियल, कहीं से शुरू तो हुआ होगा। स्पेसिफाई अगर नहीं किया है, कुछ फिक्स नहीं किया है, तो बोलेंगे ये फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर ना, इसका उल्टा नहीं, एक ही इसका नाम है फ्री वेक्टर बस। हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसे वेक्टर कोई काम नहीं है, वो तो चला जाएगा अनंत पर, मतलब जाएगा तो अनंत पर जाएगा। आ रहा है जहाँ पर, वहाँ पर हमको पता है कि इस जगह पर रुका होगा, लेकिन ख़त्म कहाँ हो रहा, तो अनंत पर ख़त्म होगा। लिखिए इसको लोकलाइज्ड वेक्टर। इसके बाद जो वेक्टर है उसका नाम है लोकलाइज्ड वेक्टर। हाँ, उसी का सेंस है लोकलाइज्ड वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकल का सेंस यहाँ लग रहा है, लोकलाइज्ड वेक्टर। इसको मिटा दें। चलिए, लोकलाइज्ड वेक्टर का डेफिनेशन लिखिएगा। हम ऐसे करके लिखते जा रहे हैं वेक्टर, ताकि लगे कि हाँ इतना हम लोग का कंप्लीट हुआ है, और ये डेफिनेशन इधर हम लिख रहे हैं। लिखिए, कहता है ए वेक्टर्स ड्रॉन, ड्रॉ का है ड्रॉन थर्ड फॉर्म, पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर through a specified point, through a specified, यहाँ पर देखो एक ख़ास पॉइंट है, स्पेसिफाइड पॉइंट, as the initial point is called a localized vector। इसी को हम लोग बोलेंगे localized vectors। चलो ठीक है, समझिएगा ज़रा ध्यान से, तब मामला कुछ समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या चल रहा है यहाँ पर, लोकलाइज का क्या मतलब हो रहा है। देखो, कहता है वेक्टर ड्रॉन पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो खींचा जाता है। ड्रॉन मतलब होता है खींचना, ड्रॉन पढ़े होंगे थर्ड फॉर्म, तो वही है एक वेक्टर जो खींचा जाता है पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, किसी एक वेक्टर के पैरेलल में खींचा जाता है थ्रू ए स्पेसिफाइड पॉइंट, दिए गए एक स्पेसिफाइड पॉइंट से। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है ई बड़ा वाला, इस वेक्टर का नाम मैंने लिख दिया है वेक्टर आर है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, मान लो ये P है और मान लीजिए यहाँ पर Q है, PQ एक वेक्टर हमारे पास है, इसका नाम मैंने वेक्टर R लिखा है। अब इसी वेक्टर के एक बगल में मान लो यहाँ पर एक वेक्टर है ना, स्पेसिफाइड पॉइंट एज द इनिशियल पॉइंट, ए वेक्टर ड्रॉन पैरेलल, एक ऐसा वेक्टर जो पैरेलल खींचा जाता है टू ए गिवन वेक्टर, दिए गए थ्रू ए स्पेसिफाइड पॉइंट। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लीजिए B यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लीजिए C यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लीजिए D यहाँ पर एक पॉइंट है, अभी हम पॉइंट लिख रहे हैं D, मान लीजिए यहाँ पर E एक पॉइंट है। अब इस वेक्टर के पैरेलल में ही A को इनिशियल पॉइंट मान के, B को इनिशियल पॉइंट मान के, C को इनिशियल पॉइंट मान के, E को इनिशियल पॉइंट मान के, D को इनिशियल पॉइंट मान के अगर आप नया नया वेक्टर खींचते हैं, और वो सारा वेक्टर क्या होना चाहिए, इस बड़े वाले वेक्टर का मतलब दिए गए वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। जैसे मान लो एक वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया, इसका नाम लिख दिया A,
एक वेक्टर ऐसे बना दिया, हाँ इसका नाम लिख दिया मैंने बी। एक वेक्टर मैंने सी से स्टार्ट किया, ऐसे बना दिया, इसका नाम लिख दिया मैंने ई या सी, कुछ भी लिख दो। एक वेक्टर मैंने ई बना दिया, इसका नाम लिख दिया ऐसे ई। एक वेक्टर डी बना दिया, इसको मैंने ऐसे बना दिया। तो देखो तो क्या ये सारा वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है कि नहीं। और ये जो है इसको हम लोग जो पॉइंट से खींचे हैं उसको इनिशियल पॉइंट मान के खींचे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी है इसका, मान लो यहाँ पर ख़त्म हुआ है, इसका यहाँ मैग्नीट्यूड सबका अलग अलग है। तो ये सब क्या है, इस वेक्टर के तो आसे पास न है लोकल एरिया में, इसीलिए इसका नाम हो गया लोकलाइज वेक्टर। जबकि एक बहुत सारा वेक्टर किसी एक खास वेक्टर के आसपास हो, लोकल में हो, तो उसी का नाम लोकलाइज वेक्टर। देखो ये वेक्टर ड्रॉन पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो खींचा जाता है किसी दिए गए वेक्टर के पैरेलल में थ्रू ए स्पेसिफाइड पॉइंट, दिए गए कुछ खास स्पेसिफाइड पॉइंट से। मान लो यहाँ पर लाखों करोड़ों पॉइंट्स होगा, ऐसा एक ही वेक्टर होगा, इस वेक्टर के आसपास में करोड़ों वेक्टर खींचा जा सकता है, क्योंकि करोड़ों पॉइंट है उसके आसपास में। तो ये सारा वेक्टर कहलाएगा इस वेक्टर का लोकलाइज वेक्टर, सबको लोकल वेक्टर कहलाएगा। तो इनिशियल पॉइंट जो जिस पॉइंट से आप खींच रहे हैं, पॉइंट एज द इनिशियल पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। बहुत सारा पॉइंट, यहाँ पर लाखों करोड़ों पॉइंट्स है, सबसे एक एक वेक्टर खींचते जाइए, बस इसके पैरेलल होना चाहिए। पॉइंट्स आर कॉल्ड ए लोकलाइज। लाखों करोड़ों वेक्टर्स हो सकता है, सब कहलाएगा लोकलाइज वेक्टर। लास्ट में यहाँ पर चिपका दीजिएगा, हेयर ए वेक्टर, डी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, जितना भी आप वेक्टर देख रहे हैं आर कॉल्ड लोकलाइज वेक्टर। अब मेरा सवाल ये है, क्या हम इस वेक्टर को लोकलाइज कहेंगे? बोलिए तो कोई आदमी। यहाँ पर मैंने एक वेक्टर बनाया पी वेक्टर, क्या ये लोकलाइज है? नहीं होगा। लोकलाइज होने के लिए पैरेलल होना ज़रूरी है ना, यानी कि ये लोकलाइज वेक्टर नहीं होगा। पी इज़ नॉट लोकलाइज। बोलो क्यों? क्योंकि पी इज़ नॉट पैरेलल टू गिवन वेक्टर, दिए गए वेक्टर के पैरेलल में ये नहीं है, नॉट ए लोकलाइज वेक्टर। बात समझ में आई? चलिए अब पहला देखो 3D फिगर बनने वाला है नंबर 12 में, इसका नाम है कोप्लेनर वेक्टर। एक है कोलिनियर, एक वर्ड होता है कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर्स, हाँ कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर हमारे पास है जिसका नाम है कोप्लेनर को समझते हैं अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट वेक्टर है जी, आगे चल के बहुत काम आएगा ये। लास्ट में जब 3D स्टार्ट करेंगे तो यही आपका ज़्यादा काम आने वाला है। देखिए 3 और मोर वेक्टर्स, यहाँ पर 3 कम से कम होना चाहिए। 3 और मोर नन ज़ीरो वेक्टर। नन ज़ीरो का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 ना हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए मैग्नीट्यूड, तब ना बात होगी वेक्टर की। तो 3 और मोर नन ज़ीरो वेक्टर्स lying in the same plane, 3 या 3 से अधिक वेक्टर अगर एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, प्लेन का मतलब समतल, समान तल में, ठीक है, प्लेन, और पैरेलल टू, ये वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ लिख रहे हैं, पैरेलल टू द गिवन प्लेन, पैरेलल टू द सेम प्लेन, ये भी वर्ड लिख सकते हैं, पैरेलल टू द सेम प्लेन आर कॉल्ड, यही कहलाता है कॉल्ड या सेड टू बी, ठीक है, सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। अदरवाइज ये वर्ड भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट कोप्लेनर, अदरवाइज दे आर कॉल्ड, एक ही डेफिनेशन दोनों मिला दिया गया, दे आर कॉल्ड। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसको क्या बोल देंगे? नन कोप्लेनर। एक हो गया कोप्लेनर, एक हो गया नन कोप्लेनर, तो दोनों डेफिनेशन एक ही में मिला दिया गया है जी। और अच्छा ही हटाओ इसको, नन कोप्लेनर मतलब कोप्लेनर नहीं होगा। अगर ऐसा कंडीशन नहीं हुआ तो उसको नॉट कोप्लेनर कहेंगे या नन कोप्लेनर कहेंगे, एक ही बात है। पहले समझो इसको। देखिए प्लेन, सबसे पहले आपको हम बताते हैं प्लेन क्या होता है। देखिए इसको बोलते हैं प्लेन, जैसे ये है ना, जैसे कैसे बोलते हैं रोड प्लेन है, प्लेन का मतलब कोई ऊबड़ खाबड़ नहीं, प्लेन का मतलब एकदम समतल, समान तल होना चाहिए। प्लेन का डेफिनेशन भी आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, वेक्टर पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे, तो और डिटेल में हम लोग इसको प्लेन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्लेन का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर किसी सरफेस पर
एक लाइन को ऐसे करके रख दीजिए, अब वो पूरा लाइन उसी के ऊपर आ जाता है तो इसको बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन। ये तो ये हो गया एक प्लेन। देखो कहीं पर भी हम लाइन खींच रहे हैं तो पूरा का पूरा इस पर आ गया तो इसको बोलते हैं प्लेन। एक होता है सरफेस। देखो ये है, अभी है प्लेन क्योंकि इस पर आ रहा है, लेकिन इसको ज़रा सा ऐसे कर देंगे तो इसका नाम होगा सरफेस। देखो इस पर अगर हम लाइन रखना चाहेंगे तो आ गया बीच में गैप, तो इसको बोलते हैं सरफेस। इसे याद कीजिए, पढ़ेंगे आप कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक होता है पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, एक होता है समतल, प्लेन। प्लेन तो प्लेन का मतलब सीधा होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास ये एक प्लेन है, जैसे ये वाइट बोर्ड मेरा एक प्लेन है, ये सब प्लेन है। प्लेन का मतलब ये सब एरोप्लेन। प्लेन का मतलब समतल, समांतल, हिंदी में बोलते हैं इसको प्लेन को समांतल। अब प्लेन पूरा डिटेल में पढ़ना, कम से कम 1 महीना, मोटा मोटी 1 महीना प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। एक प्लेन है, 2 प्लेन एक दूसरे को कट कर रहा है, कितना एंगल बना रहा है, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। पैरेलल प्लेन है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, जैसे लाइन कैसे पढ़ते हैं आप लोग, वैसे प्लेन को स्टडी करने वाले हम लोग। तो प्लेन हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, वेक्टर पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे। हाँ तो इसका मतलब एरोप्लेन ना समझिएगा। तो कहता है मान लीजिए हमारे पास यही एक प्लेन है। अब यहाँ 3D फिगर है तो हम ऐसे करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखो एक प्लेन है, यही वाला मैंने प्लेन बनाया है ना, ये प्लेन है। एक होता है सरफेस, तो सरफेस ऐसा होता है, देखो ये हमारा है, ये हो गया सरफेस, ये है सरफेस, इसको बोलते हैं सरफेस, सतह। ये है सतह, है कोई भी सतह हो सकता है, सतह टेढ़ा मेरा भी चलेगा। और ये प्लेन है, इसको बोलते हैं प्लेन। प्लेन को नॉर्मली पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे चल के सीखेंगे। दिस इज़ कॉल्ड प्लेन। अब प्लेन का हिंदी नाम है समतल। हिंदी से ज़्यादा आपको बेहतर समझ में समांतल, तल समान होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लेन है। अब प्लेन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तल खाली समान होना चाहिए, जैसा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रेक्टेंगुलर प्लेन हो सकता है। प्लेन ऐसा भी हो सकता है, प्लेन सर्कुलर भी हो सकता है, प्लेन ट्रायंगुलर भी हो सकता है। मान लो इसको ऐसे काट देंगे तो ये जो निकला ये भी तो ट्रायंगुलर शेप का निकला। तो प्लेन कैसा भी हो सकता है। देखिए बहुत सारा प्लेन हम यहाँ पर बनाए होंगे, जब प्लेन आपको दिखाएंगे ना तो ये सब फिगर सब आएगा। हाँ देखो एक तो फिगर मिल गया। जैसे देखो ये भी एक प्लेन है, सर्कुलर प्लेन है। आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे, सब निकालेंगे। तो देखो ऐसे करके कर देंगे, देखो 2 प्लेन बन गया, एक ऊपर है एक नीचे है, 2 प्लेन हो गया। ये अब 2 प्लेन हो गया, देखिए है ना। ऐसे है, ये देखो प्लेन है, एक प्लेन, ये सर्कुलर प्लेन है, ये हाफ सर्कुलर प्लेन हो गया ना। उसी तरह से काट देंगे ऐसे करके तो ट्रायंगुलर प्लेन हो जाएगा। प्लेन कई तरह का हो सकता है, आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी मान लीजिए एक प्लेन है। अब ये प्लेन है और इस पर मान लो एक वेक्टर ये है ए, दूसरा वेक्टर ये है बी, और तीसरा वेक्टर ये है सी, और चौथा वेक्टर ये है डी। बहुत सारा वेक्टर इस प्लेन पर। तो कहता है 3 और मोर नॉन जीरो वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, यानी कि 3 या 3 से अधिक वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है, ये भी इसी पर है, ये भी इसी पर, सब इसी पर बैठा हुआ है, इस पर है, इस पर है, इस पर है, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। मतलब सब एक ही प्लेन में आ गया तो इसी का नाम तो कोप्लेनर हो गया। कोप्लेन का मतलब एक ही प्लेन पर सहतलीय सदिश। सहतलीय सदिश एक ऐसा सदिश जो एक ही तल में हो। 3 और मोर नॉन जीरो वेक्टर, हाँ 2 नहीं होगा, 2 ठो में तो प्लेन बनता ही है। 2 ठो में हमेशा देखो, 2 ठो जब होगा ना तो ये कहना मुश्किल है कि क्या होगा। ऐसे 3 होगा तब फिक्स होगा कि हाँ यही वाला प्लेन है। आगे चल के पढ़ेंगे इसको। प्लेन में 2 या 2 से अधिक, सॉरी 2 नहीं, 3 या 3 से अधिक होना चाहिए तब वहाँ पर फिक्स होगा। ठीक है, 3 या 3 से अधिक होना चाहिए तब कहलाएगा कोप्लेनर। कोप्लेनर होने के लिए 3 होना चाहिए। ठीक है, तो 3 अगर हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर है या 3 से ज़्यादा नॉन जीरो वेक्टर है और पैरेलल है वो किसी एक सेम प्लेन के, या तो तीनों का तीनों एक ही प्लेन में आ रहा हो, या 3 से ज़्यादा वेक्टर सब एक ही प्लेन में आ रहा हो, या तीनों एक ही प्लेन के क्या हो? पैरेलल हो। देखो और लिखा हुआ पैरेलल टू द गिवन प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। तो अगर पूछेंगे बताओ ये जो वेक्टर्स हमारे पास है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ये आर कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स। बात समझ में आई? कोप्लेनर होने के लिए शर्त है 3 होना चाहिए। ठीक है, 3 होगा तभी कोप्लेनर होगा, 2 पर कोप्लेनर नहीं कहलाएगा। 2 वेक्टर अगर एक ही प्लेन में तो उसको कोप्लेनर नहीं बोलेंगे, 3 कम से कम होना चाहिए। ठीक है, कोप्लेनर 3 वर्ड 3 के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब सुनिए एक और चीज़। जैसे मान लीजिए हुआ फिगर नंबर 1 जिसमें सारा का सारा वेक्टर क्या है? इसी प्लेन पर मौजूद है। अब मैंने एक फिगर ऐसे बनाया, देखो ये एक वेक्टर है इस प्लेन में ए, दूसरा वेक्टर है बी इसी प्लेन में है, लेकिन एक तीसरा वेक्टर है सी जो इस प्लेन के जस्ट पैरेलल है। एक तीसरा चौथा वेक्टर है डी, देखो डायरेक्शन इधर है लेकिन इसी प्लेन के क्या है बोलो? पैरेलल है। ज़रा ऐसे समझिएगा, ये मान लीजिए हमारे पास प्लेन है। ठीक है, 2 वेक्टर तो इसी के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है, एक ऐसे है एक ऐसे है। मान लीजिए यही मेरा प्लेन है,
जो मार्कर है वो वेक्टर है, ये फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट ऐसे करके चल रहा है, ये वेक्टर। अब बताओ एक वेक्टर ऐसे है तो इसी प्लेन के पैरेलल ही ना हुआ, हवा में है, मान लो इस प्लेन के पैरेलल, एक वेक्टर नीचे है तो ये भी इसी प्लेन के क्या पैरेलल ही ना हुआ, यही फिगर यहाँ पर बना हुआ है। देखो ये हमारे पास एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर पहले दो वेक्टर रखा हुआ, टेढ़ा मेरा कहीं भी हो सकता है, और ऊपर जो वेक्टर है वो इसी प्लेन के पैरेलल है, डी जो है उसी पाई प्लेन के क्या है बोलो, पैरेलल है। तो अगर दो या दो से तीन या तीन से अधिक वेक्टर या तो सेम ही प्लेन पर हो या सेम प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो। ज़रूरी नहीं कि इसमें होना ही ज़रूरी है। मान लो हमारे पास एक मैंने ऐसे करके डायग्राम बनाया, इस पर कोई वेक्टर नहीं लेकिन सारा वेक्टर क्या है, ए बी, हाँ सब हवा में है, डी, सब जो है उसी प्लेन के इस पाई प्लेन के क्या है, पैरेलल है, तब भी सब कहलाएगा कोप्लेनर। क्योंकि जब हम इसको नीचे धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे तो इसी प्लेन पर आ जाएगा, इसको भी शिफ्ट करेंगे, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो सब एक ही प्लेन पर आ जाएगा, इसीलिए सबको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। थ्योरी इमेजिन कर पा रहे हैं, ये बीच में है एक प्लेन, ऊपर पैरेलल नीचे पैरेलल, ठीक है, तो ऑल आर कोप्लेनर वेक्टर। फिगर बनाइएगा, दोनों तीनों फिगर बनाइएगा। ये एक नंबर, हाँ अभी आगे चल के बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। ये प्लेन पर ऐसे करके लंब डालते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल, वो अभी सीखेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। प्लेन में जब जाएंगे तो प्लेन में बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। कोप्लेनर, तो हमारे पास ABCD, इसको आप लिख दीजिएगा, ABCD आर कॉल्ड कोप्लेनर। एक ही प्लेन पर हो या एक ही प्लेन के पैरेलल हो, ऐसे दो तीन या तीन से अधिक वेक्टर को क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। ये रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन को दर्शाने के लिए। एक प्लेन जैसे हम बोलेंगे दो ठो प्लेन है तो कैसे नाम रखोगे, प्लेन 1 प्लेन 2, तो इसीलिए बोलेगा पाई 1 पाई 2, पाई 1 पहला प्लेन और पाई 2 दूसरा प्लेन। तो पाई को जनरली हम लोग प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए सूचित करते हैं। प्लेन जब भी लिखेंगे तो ये पाई लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारा प्लेन आएगा, आगे चल के पढ़िएगा। एक प्लेन ऐसे करके जा रहा है, एक प्लेन इसको ऐसे कट कर रहा है, बोलेगा दोनों प्लेन कट कर रहा है। तीसरा प्लेन भी जा सकता है ऐसे करके, ठीक है, बहुत सारा फिगर बनेगा, बहुत शानदार फिगर। ये सब शुरुआत है अभी। तो पाई 1 पाई 2 पाई 3 मानेंगे, तीन प्लेन, इंटरसेक्टिंग प्लेन जाएगा, एक दूसरे से क्रॉस करेगा, सब हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे। चलिए, और सबसे ख़तरनाक आ गया है नंबर 13, जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर या पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट भी लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, चलो लिख दो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, ये वर्ड भी लिख सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग तैयार हैं 3D वाला समझने के लिए, अब इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, लास्ट वाला कंसेप्ट, अब बस इसको 5 मिनट में डिस्कस करके क्लास को ओवर करेंगे। लगभग जितना टाइप था वेक्टर्स का हम लोग डिस्कस कर लिए हैं जी। अब आ गया है लास्ट, जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश्य। पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति, किस पोजीशन में अभी आप हैं जी, तो बोलते हैं हमारा पोजीशन अभी दयनीय है, होता है ना, स्थिति, किस स्थिति में आप हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। मिला दें सब, नाम सुना लग रहा है, स्थिति, यहाँ पर एक्सिस वगैरह सब आ जाएगा जी। लिखिए, मान लेते, इसने कहा कि मान लीजिए ओ बी द ओरिजिन, ओ क्या है जी, ओरिजिन है, मैंने मूल बिंदु, ओ बी द ओरिजिन, एंड मान लीजिए हमारे पास कहता है लेट ए बी द पॉइंट, ए बी ए पॉइंट, ए एक पॉइंट है, सच डैट, इस तरह से है, सच डैट जो ओ ए है वो वेक्टर ए के बराबर है। देन, तब हम लोग कहेंगे, देन वी से डैट, हम लोग कहते हैं वी से डैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, एन ए कैपिटल है ना, कैपिटल ए, पॉइंट ए की बात हो रही है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज वेक्टर ए। चलो इसको समझते हैं डिटेल में, मिलाइए सब। अब सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर ध्यान देके
समझिएगा ध्यान से। देखो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमारे पास ये एक्सिस है, अभी हम यहाँ पर 3 एक्सिस बनाते हैं समझाने के लिए आपको, हालांकि ये एक्सिस फिर बाद में ही बनाएंगे हम आपको। ये देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड सिस्टम। अब मान लीजिए ये हमारे पास ओरिजिन, ये जो बना हुआ देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है हमारे जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस है यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मली अभी तक जो आप पढ़ते हुए आए हैं 2D फिगर पर है, जिसमें एक्स एक्सिस होता था और वाई एक्सिस होता था, एक्स ओ एक्स डैश, अभी पढ़ा हम लोग ने वाई ओ वाई डैश। लेकिन जब हम लोग 3D पढ़ेंगे तो उसमें एक्स एक्सिस आएगा, वाई एक्सिस आएगा और जेड एक्सिस आएगा। अब मान लीजिए स्पेस में यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, तो ऑरिजिन से जो इसके पोजीशन को बताएगा, ऑरिजिन से इस पॉइंट के पोजीशन को बताने वाले वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। मतलब ये पॉइंट किस पोजीशन में है, मतलब इस ऑरिजिन से कितना दूर है और कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में। मान लो यहाँ पर पॉइंट है तो इसका एक डायरेक्शन होगा, पॉइंट यहाँ पहुँच गया तो क्या होगा, डायरेक्शन बदल गया, यहाँ से ये डायरेक्शन हो गया, पॉइंट यहाँ पहुँच गया तो डायरेक्शन ये हो गया। यानी कि एक्सिस पर अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट देख रहे हैं, मान लो ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट का ऑरिजिन से एक फिक्स डायरेक्शन होगा, एक फिक्स क्या होगा बोलो, मैग्नीट्यूड होगा। उस वेक्टर को दर्शाने वाले, देखो इसको हम लोग अगर एक वेक्टर से दर्शा देंगे तो बोलेंगे ये ए के पोजीशन को बता रहे। ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर ऑरिजिन से कितना दूर है और कितना किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है। तो किसी पॉइंट का ऑरिजिन से डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। मतलब एक ऐसा वेक्टर जो ऑरिजिन से किसी पॉइंट का पोजीशन बताता है कि वो पॉइंट कहाँ पर है, कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है। मान लो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर पहुँचा दिया तो क्या डायरेक्शन नहीं चेंज हो गया, अब डायरेक्शन भी चेंज हो चुका है, देखो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, देखो मैग्नीट्यूड भी बदल गया। तो इसको बताने के लिए दूसरा वेक्टर का यूज़ करेंगे, तो इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। मान लो इस पॉइंट को मैंने यहाँ सरका दिया सी, तो इस सी को बताने वाला वेक्टर क्या होगा, मान लीजिए वेक्टर सी, तो इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा और कोई ना कोई तो एक फिक्स डायरेक्शन होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई वेक्टर है, देखो एक वेक्टर यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला कुछ मैग्नीट्यूड है और कोई फिक्स डायरेक्शन है। मान लो इस पॉइंट को यहाँ पहुँचा दिया तो डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड तो वही, डायरेक्शन चेंज तो अलग वेक्टर हो जाएगा। इसको यहाँ पहुँचा दिया, इसको इधर पहुँचा दिया, अगले ऑक्टेंट में चला गया, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो वही, डायरेक्शन चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड भी बढ़ा दिया तो पॉइंट चेंज कर जाएगा। यानी हर पॉइंट का ऑरिजिन से एक फिक्स डिस्टेंस होगा और फिक्स क्या होगा बोलो, डायरेक्शन होगा। उस चीज़ को दर्शाने वाले वेक्टर को क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट पहुँच गया डी, तो इसका एक फिक्स मैग्नीट्यूड होगा यहाँ से और फिक्स डायरेक्शन होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो अगर पूछेगा पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ तो सीधा बोलिएगा सर ऑरिजिन से किसी पॉइंट के पोजीशन को बताने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। किस जगह पर वो चीज़ मौजूद है, कितने दूरी पर है, कितने मैग्नीट्यूड है और किस डायरेक्शन में ये पॉइंट बैठा हुआ है। तो ओ ए जो आप वेक्टर ए लिख रहे हैं, ओ बी मतलब ओ बी किसको बता रहा है, बी पॉइंट को बता रहा है। ओ सी देखो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर ख़त्म, एक वेक्टर है, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट जाके पहुँचा वहाँ पर। तो कहने का मतलब ये ओ सी बराबर वेक्टर सी। ओ डी ये इस पॉइंट के पोजीशन को बता रहा है, ओ डी इसको हम लोग बोलेंगे ऑल आर, ये वेक्टर डी ऑल आर पोजीशन वेक्टर, ऑल आर पोजीशन वेक्टर। मतलब क्या हुआ, ऑरिजिन से किसी पॉइंट के पोजीशन को बताने वाले वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। मतलब वो पॉइंट स्पेस में कहाँ पर है। 3D फिगर में जैसे यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, जैसे ये यहाँ पर रखा हुआ, मान लो ये मेरा स्टैंड है और वो ऑरिजिन है, तो बताएंगे ना ये स्टैंड ऑरिजिन से कितना दूर है, किस डायरेक्शन में। मतलब स्पेस में यहाँ पर जितना भी चीज़ है, अगर हम एक वहाँ पर फिक्स बना दें, रेफरेंस बना दें उसको, उस कोना को, तो बोलेंगे सर पंखा इतना दूर है, इतना डायरेक्शन है, इतना ये डायरेक्शन में। वो पंखा अलग दूरी बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। वो वाला जो डब्बा रखा हुआ उसका डिस्टेंस अलग होगा, उसका डायरेक्शन अलग होगा। हम जो खड़े हुए यहाँ पर हम बोलेंगे मेरे हेड का डायरेक्शन क्या, तो कुछ ना कुछ होगा, दूरी होगा, कोई ना कोई ए वहाँ बन रहा होगा। तो हर पॉइंट का ऑरिजिन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, कोई ना कोई एक डायरेक्शन होगा। उस डिस्टेंस को और उस डायरेक्शन को बताने वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। वो वेक्टर में क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो हर वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। ऑल आर कॉल्ड पोजीशन वेक्टर्स। चलिए, तो लेट ओ बी द ऑरिजिन, ओ एक ऑरिजिन हमारे पास, एंड लेट ए बी एनी पॉइंट, ए कोई एक पॉइंट है, सच डैट इस तरह से है कि ओ ए बराबर हमारे पास क्या आ रहा है बताइए, ए आ रहा है, ओ ए बराबर ए आ रहा है। तो ऑरिजिन से ये बता रहा है ए किस डायरेक्शन में है, कहाँ पर है, इसका पोजीशन कहाँ पर है। तो किसी पॉइंट के पोजीशन को बताने वाले वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। देन वी से डैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज़ ए। उसी तरह से बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज़ बी। बी का पोजीशन जो वेक्टर बता रहा है उसको बी बोल देंगे, सी का पोजीशन जो बता रहा है उसको बोलेंगे सी वेक्टर।
बात समझ में आई? बोलो जी, बात समझ में आई? कोई इसमें डाउट है तो अभी का भी बोलिए। वेक्टर का लगभग टाइप खत्म हो चुका है। वेक्टर का पहला एक्सरसाइज अगर आप देखिएगा तो अब देखते के साथ बना दीजिएगा। पूछ रहा कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका देखिएगा एक्सरसाइज लगेगा आपको। पहला एक्सरसाइज देखो, पहला एक्सरसाइज यहाँ पर होगा। देखो मिला भी नहीं है आपको, है ना, आया भी और ख़त्म भी हो गया। देखो यहीं से 2 एग्जाम्पल दे दिया। 40 सेकेंड क्या होगा बोलो? टाइम है। वेक्टर है कि स्केलर पहचानने कह रहा है आपसे। 40 सेकंड बोलो, 40 सेकंड क्या होगा? स्केलर हो गया। टाइम है 40 सेकंड कह रहा है। अब पूछ रहा है बताओ 20 मीटर स्क्वायर, तो क्या है ये? एरिया। एरिया का मतलब क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी, एरिया स्केलर है। अगला देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 30 ग्राम पर इसको इससे पकड़ना आपको, ग्राम पर सेंटीमीटर, मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कह रहा है, यानी डेंसिटी। डेंसिटी आपका क्या होगा? स्केलर पॉइंट पहचानने खाली कह रहा कि बताओ ये स्केलर है कि वेक्टर है, बस और कुछ नहीं। अगला क्या है बोलो तो किलोमीटर पर आवर। 60 देखो लिखा हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। इसी में अगर कोई डायरेक्शन फिक्स करता है तो बोलते ये वेलोसिटी है, लेकिन ये हो जाएगा स्पीड। किलोमीटर पर आवर कह रहा है तो ये हो गया आपका स्पीड, यानी स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से मान लो, हाँ तो अब हो गया। देखिए कह रहा क्या 56, क्या बोल रहा जी, 56 मीटर जा रहा है, मीटर पर सेकंड जा रहा है टूवर्ड साउथ जा रहा है, तो ये एक फिक्स डायरेक्शन हो गया। तो इसके अलावा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। पहला तो आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसका तो एक्सरसाइज में कुछ दिया है क्या? कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, और एग्जांपल वगैरह दे दिया इसको। चलिए तो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर का एडिशन। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा ना उसमें सीखेंगे वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं। अभी तो सीखा कि वेक्टर क्या होता है, इसमें एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन। अब सीखेंगे वेक्टर पर ऑपरेशन, वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुना करते हैं। वेक्टर के अंदर क्या क्या होता है, जैसे बोला इंसान, तो इंसान के अंदर क्या क्या बॉडी का पार्ट्स, हाथ है, आँख है, नाक है, कान, ये सब पैर है, सब कुछ है। तो वेक्टर में पार्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, उसके बाद तब एक्चुअल में वेक्टर आपको दिखेगा हाँ सर ये होता है। तब हम लोग धीरे धीरे ऐसा चलेंगे। फिर लिखेंगे वेक्टर ए बराबर 3i प्लस में 4j प्लस में 5k, तब ये असल आपको दिखेगा फिर वेक्टर का फील। हाँ अभी तो शुरुआत ही हुआ है, तो अभी आप सवाल न बनाइएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले लॉज वगैरह सिखाते हैं आपको, जोड़ना घटाना सिखाते हैं, फिर वेक्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अभी रुकेंगे, बहुत सारी चीज़ आएगा बीच में, अब नया नया चीज़ सीखेंगे, नया नया चीज़ सीखेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा इसको। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। जितना अभी पढ़ाए हैं एक बार आप घर पर ज़रूर रिकॉल करके आइएगा, ठीक है, दोहरा के आइएगा। बस एक बार देख लेना कि हाँ ये सब चीज़ पढ़े थे। हाँ कल क्लास बंद रहेगा, कल तो दिन भर हमको काम में है।